वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं नर्सिंग रिसर्च का यूनिट नंबर 5 और इसी यूनिट में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे जो पॉपुलेशन इन सैंपल्स है। सैंपल हम किस तरह जो है ना कौन कौन सी टेक्निक्स के थ्रू हम सैम्पलिंग करेंगे और फिर जो है ना मेजरमेंट एंड डेटा कलेक्शन जो है ना वो हम कौन कौन सी टेक्निक्स के थ्रू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स है उनको इन डिटेल में। अच्छा, सबसे पहले जब आप जो है ना क्या करते हो, रिसर्च आप कंडक्ट करते हो, तो रिसर्च के लिए जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रिसर्च का जो शुरू होता है वो किस चीज़ से होता है, वो टॉपिक सिलेक्शन से होता है। तो जो प्रपोज टॉपिक होता है उनके लिए जो है ना फिर डिफरेंट क्राइटेरिया यूज होते हैं और उस क्राइटेरिया में आपने जो है ना इन 6 एलिमेंट्स को देखना होता है। कितनी इन 6 एलिमेंट्स को आपने देखना होता है। इन 6 एलिमेंट्स में से हर एक एलिमेंट की फिर अपनी 3 3 स्कोर्स है। उन 3 3 स्कोर में से फिर आपने जो है ना उनको स्कोरिंग देना है कि वो टॉपिक जो है ना इन क्राइटेरिया पे कितना उतरता है। सबसे पहले आपने टॉपिक की रिलेवेंसी को देखना है कि जो टॉपिक आप सेलेक्ट करते हो वो आपकी फील्ड के साथ जो है ना वो रेलेवेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक एमएससी स्टूडेंट हो और एमएससी के लिए जो है ना आप क्या करते हो, रिसर्च टॉपिक आप जो है ना वो ढूंढते हो। तो वो जो टॉपिक आप सेलेक्ट करते हो वो आपकी एमएससी डिग्री या नर्सिंग के साथ वो रिलेवेंट है या नहीं है। तो कितना रिलेवेंसी है वो फिर आप देंगे कि 3/3 रिलेवेंसी है या 2/3 रिलेवेंसी या 1/3 रिलेवेंसी या 0 रिलेवेंसी। ओके, फिर जो टॉपिक आप सेलेक्ट करते हो उसमें इनोवेशन कितना है, कितना जो है ना वो न्यू चीज़ों पे फोकस करता है। ऐसा तो नहीं कि पिछले जो जिन लोगों ने काम किया है उस टॉपिक के बारे में आप उन काम को जो है ना वो रिवाइज करते हो। तो इनोवेशन कितना है आपके टॉपिक में, न्यू चीज़ें जो है ना वो कितनी डिस्कस करती है आपका टॉपिक। तीसरा जो है ना वो फिजिबिलिटी है कि आप जो टॉपिक आप डिस्कस करते हो, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट की है, तो ये फिजिबल है या नहीं है। मीन कि इस टॉपिक को आप देखते हो कि आपके पास आपकी जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज के मुताबिक आपके पास जो है ना टाइमिंग के मुताबिक ये जो है ना ये आपके लिए फिजिबल है या नहीं है, आप कंडक्ट कर सकते हो या नहीं। तो फिजिबिलिटी, फिर जो है ना एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है कि एक्सेप्टेबिलिटी आपकी रिलेवेंसी फिजिबिलिटी से आता है कि ये आपका जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किए हैं ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। एक्सेप्टेबल किससे, आपकी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये आपकी फील्ड में जो है ना आपका जो टॉपिक है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ओके, और मेनली जब आपका टॉपिक जो है ना वो रेलिवेंट भी हो, इनोवेशन भी हो, फिजिबिलिटी भी हो, तो फिर आपका टॉपिक जो है ना वो एक्सेप्टेबल बन जाता है। दूसरा एक्सेप्टेबिलिटी में जो है ना हम एथिकल कंसिडरेशन को भी देखते हैं कि आपका टॉपिक जो है ना वो सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स देते हैं। ओके, तो ये जो है ना क्या करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी, फिर इसकी आप देखते हैं कि कितना एक्सेप्टेबल है। फिर जो है ना कॉस्ट इफेक्टिवनेस के भी आप देखते हो कि कॉस्ट इफेक्टिव जो है ना ये है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि जितना जो है ना आप इस पे खर्चा करते हैं उतना हमें इसकी बेनिफिट्स नहीं मिल रही है, तो फिर आपने जो है ना ऐसी टॉपिक को सेलेक्ट ही नहीं करना। फिर जो है ना एथिकलिटी को आपने देखना है कि ये एथिकल और मॉरल कंसिडरेशन जो है ना ये सोसाइटी की जो एथिक्स है या जो फील्ड की एथिक्स है, प्रोफेशन की जो एथिक्स है, उसके ये पूरा उतरते हैं या नहीं। तो कितना उतरते हैं फिर आपने जो है ना उनको वही स्कोरिंग देनी है और स्कोरिंग के बेस पे जो है ना फिर आपने क्या करना है, ये टोटल स्कोर आपने निकालने, आउट ऑफ 18 आपने स्कोर देने। ओके, एग्जांपल क्या है, असिस क्लिनिकल रीजनिंग स्केल ऑफ स्टूडेंट नर्सिंग इन बिजी क्लिनिकल सिटिंग। फॉर एग्जांपल आप जो है ना स्टूडेंट्स की क्लिनिकल रीजनिंग स्केल जो है ना वो असिस करना चाहते हो, तो ये क्लिनिकल रीजनिंग स्किल जो है ना ये आपकी फील्ड के साथ रेलिवेंट है या नहीं, ये इनोवेटिव है या नहीं, फिजिबल, एक्सेप्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को जो है ना फिर आप क्या करते हो, फिर आप इन सारी चीज़ों को जो है ना वो देखते हो व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च, और जब रिसर्च टॉपिक जो है ना आप सेलेक्ट करना चाहते हो। ओके, अच्छा, क्राइटेरिया फॉर असेसिंग एंड सिलेक्शन मेजरिंग टूल। अब आपने जो है ना टॉपिक सेलेक्ट कर दिया, अब आपको अपनी रिसर्च के लिए जो है ना कितनी कौन सी टेक्निक जो है ना आप फॉलो करेंगे, कौन सी मेजरिंग टूल जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे, तो उनके सिलेक्शन के लिए जो है ना फिर अपना क्राइटेरिया होता है। व्हेन रिसर्चर ट्राइज टू डू अ रिसर्च दे हैव टू फॉलो क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट एंड रिसर्च। अब उन्होंने जो है ना अपनी रिसर्च में एक क्राइटेरिया फॉलो करना होता है और वो क्राइटेरिया क्या होता है कि वो क्राइटेरिया जो है ना वो किस चीज़ पे बेस करते हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे बेस करते हैं। किस चीज़ पे, वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च और रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च पे। अब वैलिडिटी क्या है और रिलायबिलिटी, बोथ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल फीचर्स इन द एवेल्युएशन ऑफ एन
एनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और टूल फॉर गुड रिसर्च। अब ये दोनों जो है ना, ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रिसर्च में जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो उनकी एवालुएशन के लिए, कि उनको आप देखिए कि वो मेजरमेंट टूल जो है ना वो मेरी रिसर्च की क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं या नहीं, तो उनके लिए जो है ना वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है। अब वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऐसी कौन सी चीज़ जिसकी वजह से जो है ना आपके इंस्ट्रूमेंट की एवालुएशन होती है। ओके, अच्छा, तो इसमें सबसे पहले reliability. Reliability is the extent to which an outcomes are consistent with the experiment. तो ये क्या होता है कि वैलिडिटी रिलायबिलिटी में आप क्या देखते हो कि कितने एक्सटेंट तक जो है ना आपका ये आपका ये जो आउटकम्स है, वो आउटकम कितनी एक्सटेंट तक जो है ना एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये कि बार बार जब आप वो रिसर्च करते हो और बार बार आपको सेम आंसर दे रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आपका रिसर्च जो है ना, आपका डेटा कलेक्शन, आपके आउटकम जो है ना वो क्या है, वो कंसिस्टेंट है, रिपीटेबल आंसर जो सेम दे रहे हो। ओके, वैलिडिटी में क्या होता है, वैलिडिटी में आप एज द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज एक्सपेरिमेंट measure exactly what you want them to measure। अब एक्सटेंट वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी के थ्रू जो है ना आप ये देखते हो कि जो चीज़ मुझे हासिल करना है, जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटकम है, उन एक्सपेक्टेड आउटकम तक कितनी क्लोज जो है ना वो मेरी आउटकम्स आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि आपका एक्सपेक्टेड आउटकम जो है ना वो 50 रिजल्ट है, 50 नंबर जो है ना वो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम है। अब जब आप रिलायबिलिटी की तरफ आप जाते हो तो रिलायबिलिटी में आप क्या देखते हो, रिलायबिलिटी में आप ये देखते हो कि 50 आप जो है ना 50 नंबर आपका जो है ना क्या एक्सपेक्टेड है। अब एक नंबर आ रहा है बार बार, वो जो है ना क्या आ रहा है, 26 आ रहा है, बार बार जो है ना 26 आ गया, 27 आ गया, फिर नेक्स्ट रिसर्च में 25 आ गया, फिर नेक्स्ट में जो है ना 29 आ गया। ये क्लोज रिजल्ट एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो क्या है, वो जो है ना वो 50 है। तो अब रिलायबिलिटी क्या है कि रिलायबिलिटी ये आपका ये रिजल्ट रिलायबल है, क्यों, क्योंकि बार बार जो है ना सेम रिजल्ट आ रहा है, 25 आ रहा है, 26, 27। अब वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी जो है ना 50 के करीब जब आ रही है, 49 आ गया, 55 आ गया, 45 आ गया, ये अब ये दूसरी से थोड़ी सी दूर है, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटकम जो आप चाहते हो जिस आउटकम को, उसके करीब है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये वैलिड है। ओके, अभी आपको जो है ना और भी समझ आ जाएगा। रिलायबिलिटी इज ऑल अबाउट ensuring that if you were to repeat the same study using the same reliable measurement technique, you would end up with the same result। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि जब आप मेजरमेंट टेक्निक को यूज करते हो और बार बार जो है ना आप जब रिपीट करते हो और बार बार आपको सेम आंसर मिल रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो मेजरमेंट टूल है वो क्या है, वो रिलायबल है। इट्स लाइकली हैविंग मल्टीपल रिसर्चर इंडिपेंडेंटली कंडक्ट द सेम एक्सपेरिमेंट एंड गेटिंग आउटकम्स विद दैट अलाइन परफेक्टली। जब आप जो है ना मल्टीपल रिसर्चर जो है ना वो वही सेम एक्सपेरिमेंट, एक रिसर्चर है वो एचएमसी में जो है ना क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, दूसरा केटीएच में करते हैं, दूसरा एलआरएच में करता है। अब तीनों जो है ना, तीनों सेम रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं, सेम कंडीशन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, और तीनों की जब रिजल्ट सेम आते हैं तो इसका मतलब ये कि ये रिसर्च जो है ना क्या है, ये कंसिस्टेंट है। अब वो reliability and validity of instrumentation are in consideration in their investigation के वक्त जो है ना reliability और validity को आपने देखना है। to perform good research of validity and reliability, tests need to be taken very carefully। जब आप validity और reliability को सही देखना चाहते हो तो आपने टेस्ट को जो है ना क्या, बहुत केयरफुली। a valid tool must be reliable but a reliable tool may not necessary to be a valid। अब क्या है इधर, क्या एक वैलिड टूल जो है ना वो क्या होता है, वो रिलायबल होता है। अब रिलायबल टूल जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, वो हमेशा वैलिड हो। इसका सिंपल मतलब ये कि वैलिड टूल जो है ना ये रिलायबल जरूर होगा। जो टूल जो है ना वो वैलिड होता है मीन कि वो जो है ना एक्चुअल रिजल्ट तक एक्यूरेट होता है, तो वो जो है ना वो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट जरूर होगा। कंसिस्टेंसी मीन कि जब एक चीज़ वैलिड हो गया, एक्चुअल आउटकम तक करीब हो गया, तो फिर वो लाजमी जो है ना वो रिलायबल होता है। ओके, वो कंसिस्टेंसी उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर एक चीज़ जो है ना वो रिलायबल है,
रिलायबल है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 26 25 का, और एक्चुअल जो है ना हमारे पास आता है 50। तो अब ये 26 25 जो है ना ये रिलायबिलिटी है, लेकिन ये चीज़ जो है ना ये क्या है, ये वैलिड नहीं है। तो याद रखें कि जो चीज़ रिलायबल होता है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड हो। कंसिस्टेंट बार बार आ रहा है एक चीज़, एक रिसर्च जो है ना वो कंसिस्टेंटली बार बार शो कर रहा है, तो मतलब ये कि हो सकता है कि उधर जो है ना वो हर जगह पे वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो ख़राब हो, इसी की वजह से रिजल्ट आपको जो है ना बार बार तो सेम शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तक जो है ना वो नहीं पहुंच पा रहा। तो रिलायबल जो है ना हो सकता है कि वो वैलिड नहीं हो, लेकिन वैलिड रिजल्ट जो है ना वो हमेशा क्या होगा, वो रिलायबल होगा। ओके। अच्छा, reliability. Imagine you are using a thermometer to measure the temperature of a patient. You have reliable measurement if you use the same thermometer multiple times and get the same reading each time. एक पेशेंट की टेम्परेचर आप मेजर करना है तो थर्मामीटर, और थर्मामीटर को आपने बार बार जो है ना वो क्या किया, यूज़ किया, बार बार रिपीट किया, और आप सेम रिजल्ट जो है ना वो ले रही हो, तो इसका मतलब ये कि आप रिलायबल हो। ओके। This tells you that your method and measurement technique consistently produce the same result whether it's you or another researcher performing the result. अब ये आपको बता रहा है कि अगर आप हो या कोई और रिसर्चर है, आप थर्मामीटर यूज़ करते हो तो आपको सेम रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपका जो डेटा है या आपका जो थर्मामीटर है वो क्या है, वो रिलायबल है, कंसिस्टेंट है। अब validity, a quantitative research validity as the study to which any measurement instrument measures what is intended to measure. अब यहाँ पे क्या होता है वैलिडिटी में, तो वैलिडिटी में आप देखना चाहते हो कि आप जो इंटेंडेड आपका रिजल्ट होता है वो इंटेंडेड रिजल्ट जो है ना आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च इट इज़ व्हेन रिसर्चर यूजेस सर्टेन प्रोसीजर टू चेक फॉर द एक्यूरेसी आप रिसर्च करने। अब ये तो क्वांटिटेटिव के लिए, क्वांटिटेटिव के लिए आप न्यूमेरिकल डेटा जो आपका इंटेंडेड है वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके। क्वालिटेटिव में तो कोई मेजरमेंट नहीं होता ना, उधर तो कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता, तो इधर जो है ना जो सर्टेन प्रोसीजर्स आप यूज़ करते हो तो चेक फॉर एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, आप किसी रिसर्च के फाइंडिंग्स की एक्यूरेसी आप मालूम करना चाहते हो, और इसके लिए आप सर्टेन प्रोसीजर क्या है, इंटरव्यू है या ऑब्जर्वेशन आप करते हो या फोकस ग्रुप आप जो है ना ये यूज़ करते हो। अब इंटरव्यूज और बार बार जो है ना उन लोगों के इंटरव्यू लेते हो और आपको जो है ना सेम रिजल्ट आ रहा है, और वो रिजल्ट जो है ना आपके इंटेंडेड रिजल्ट के मुताबिक है। ओके। आपने जो एक्सपेक्टेड किया था, जो हाइपोथेसिस में है उसी के मुताबिक जो है ना वो आ रहा है, तो मीन कि आपका जो प्रोसीजर है जो पहले आपने किया था और उसके मुताबिक आ रहा है इंटेंडेड रिजल्ट के मुताबिक, तो आपका प्रोसीजर क्या है वो वैलिड है। ओके। अच्छा, reliability या quantitative measure reliability refers to consistency, stability and repeatability of the result. इसमें reliability में consistency होते हैं, इसमें stability होता है, मीन कि एक रिजल्ट ये अटका हुआ होता है, एंड repeatability एक रिजल्ट बार बार जो है रिपीट होता है। That is the result of researcher is considered reliable if consistent result have been obtained in identical condition but different circumstances. अब consistent result जो है ना वो obtain हो रहा है, और वो obtain लाजमी होगा कि उसके लिए कंडीशन जो है ना सिचुएशन क्या होंगी, वो आइडेंटिकल होंगी। याद रखिए कि अगर सिचुएशन आइडेंटिकल नहीं है, मीन कि एक जगह पे आपने रिसर्च किया उसके लिए टेम्परेचर आपने 25 रखा था, दूसरी जगह पे आपने किया उसके लिए टेम्परेचर आपने 20 रखा, तो अब दोनों के दरमियान कंडीशन सिचुएशन आइडेंटिकल नहीं है, तो इसी वजह से जो है ना रिलायबिलिटी मुतासर हो सकती है। तो आप सिचुएशन जो है ना आइडेंटिकल बट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, हाँ लोकेशन अलग हो सकते हैं, एक आपने चिंची में किया दूसरे आपने जो है ना केटीएच में किया, लेकिन सिचुएशन आपने सेम प्रोवाइड की तो आपको जरूर रिलायबल रिजल्ट होगा। बट इन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च इट इज रेफर टू व्हेन अ रिसर्चर अप्रोच इज कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट रिसर्चेस एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट। अब रिलायबिलिटी क्वालिटेटिव में हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि क्वालिटेटिव में जब रिसर्चर का अप्रोच जो है ना वो कंसिस्टेंट हो, मीन कि पहले जो है ना उन्होंने इंटरव्यू किया था, अभी जो है ना वो भी वो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू कर रहा है, पहले भी सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू किया था, और वो कंसिस्टेंटली जो है ना वो क्या कर रहा है, वही इंटरव्यू वो यूज़ कर रहे हैं, और उनको जो है ना सेम पिछली वाली रिजल्ट जो है ना उनको शो हो रही है, तो मीन की रिलायबिलिटी है इधर क्वालिटेटिव में। ओके। ये आप देखिए, इससे आपको और भी आसानी से समझ आ जाएगा ये क्या है, ये रिजल्ट जो है ना ये रिलायबल है। रिलायबल का मतलब ये कि ये रिजल्ट जो है ना ये क्या है, इसको जैसा कि वो एफएससी में हम पढ़ते थे ना कि ये रिजल्ट जो है ना ये क्या है, ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज मीन कि एक दूसरे के करीब तो है, इधर आप देखिए एक दूसरे के करीब है सारी। ओके।
एक दूसरे के करीब तो है, लेकिन जो मेन रिजल्ट मेन हम इधर फोकस करना चाहते हैं, मेन रिजल्ट को जो है ना ये हिट नहीं कर रहा। ओके, तो इसका मतलब ये कि रिजल्ट इज रिलायबल बट नॉट वैलिड, द रिजल्ट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब एक्यूरेसी या वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी का मतलब ये कि ये जो है ना, अब ये देखिए ये इधर वैलिड है, ये जो है ना इधर वैलिड है, लेकिन रिलायबल नहीं है। ये अब देखिए ये मेन पॉइंट के इर्द गिर्द जैन लग रही है, मेन पॉइंट के इर्द गिर्द लग रही है, लेकिन रिलायबल नहीं है, एक दूसरे के करीब नहीं है, एक दूसरे के करीब नहीं है। तो मीन के रिजल्ट इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। और इधर आप देखिए ये जो है ना ये वैलिड भी है, मेन पॉइंट को हेड कर रहा है, जो आपका इंटेंडेड रिजल्ट होता है वो आपको दे रहा है, और साथ में रिलायबल भी है, एक दूसरे के करीब भी है। तो क्या होता है, ये वैलिड एंड रिलायबल बोथ है। ओके, अच्छा इसके बाद जो है ना डेटा गैदरिंग टूल्स कौन कौन से हम जो है ना क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन कौन सी डेटा गैदरिंग टूल जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन आता है, इंटरव्यू आते हैं, फोकस ग्रुप आते हैं, और डॉक्यूमेंट रिव्यूइंग। इसके थ्रू जो है ना हम क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, और इसी के थ्रू हम डेटा गैदर करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव रिसर्च। अब जो है ना हमारे पास आता है डेटा गैदरिंग टू यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अब वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी टू डिफरेंट क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा जो है ना वो जनरेट करते हैं हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज में। इंटरव्यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, फोकस ग्रुप होते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होते हैं। द रिकग्निशन ऑफ सोशल फिनोमेना कैन कम इन अ नंबर ऑफ फॉर्म्स, वीडियो, फोटोग्राफी, फिल्म एंड टेक्स्ट। अब इसके साथ साथ जो है ना कुछ आते हैं थ्रू वीडियो, थ्रू फोटोग्राफ, थ्रू फिल्म, थ्रू टेक्स्ट। इसी के थ्रू भी हमारे पास जो है ना वो डेटा आते हैं। ओके, इसी के साथ अब हमारे पास जो है ना हम एक एक को इन डिटेल में पढ़ते हैं कि सबसे पहले इंटरव्यू, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर फोकस ग्रुप, फिर डॉक्यूमेंट रिव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चन, लेसन टू एंड रिकॉर्डिंग आंसर फ्रॉम इंडिविजुअल और ग्रुप ऑन स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट। इसमें इंटरव्यू में हम क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, फिर जो है ना क्वेश्चन के पूछने के बाद जो है ना हम उनके आंसर सुनते हैं, और उनके आंसर को रिकॉर्ड करते हैं, राइट टाइप करते हैं या रिकॉर्डिंग वगैरह उसकी करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो इसमें 3 टाइप्स की इंटरव्यूज होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर, और तीसरा होता है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। अब इस तीनों टाइप्स को जो है ना हम नेक्स्ट में डिटेल में अभी पढ़ते हैं, इसी को जो है ना ये जब कवर करेंगे। ओके, ऑब्जर्वेशन अब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एज द रिसर्च गेट क्लोज एनफ टू स्टडी रिसर्च सब्जेक्ट टू ऑब्जर्व। अब क्या होता है ऑब्जर्वेशन में जो है ना आप इतना क्लोज जाते हो ताकि आप उन सब्जेक्ट्स को जो है ना वो क्या करें, उनको आप ऑब्जर्व करें विद और विदाउट पार्टिसिपेशन। या खुद आप उसमें जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हो, या खुद आप उसमें जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब इनको भी जो है ना हम एक्सप्लेन करेंगे आगे आगे। यूजुअली अंडरस्टैंड वेदर पीपल डू व्हाट दे से दे डू एंड एक्सेस नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। अब ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपका मेन एम क्या होता है कि आप लोगों को देखें कि जो मैंने इंटरव्यू से लिया था, इंटरव्यू में जो बातें मुझे कह रहे थे, क्या वो प्रैक्टिकली वही बातें जो है ना वो अमल में लाते हैं या नहीं। दूसरा जो है ना जो सब्जेक्ट की नॉलेज होता है, सब्जेक्ट मीन कि जिनको आप जो है ना इन ऑब्जर्व करते हो, जिन लोगों को, उनके नॉलेज तक आप रसाई जो है ना वो हासिल करते हो। ओके, फोकस ग्रुप क्या होता है? गाइडेड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड इंटरेक्टिव सेशन विद अ स्मॉल ग्रुप enough for everyone to have a chance to talk and large enough to provide diversity of opinion। अब इसमें जो है ना आप एक स्मॉल ग्रुप सेलेक्ट करते हो पॉपुलेशन से, और उनके साथ जो है ना आप क्या करते हो, उनसे आप क्वेश्चन वगैरह आप उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन लेते हो। अब आपका ये ग्रुप जो है ना ये इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि इसमें जो है ना हर किसी को, हर एक ओपिनियन वाला बंदा जो है ना इसमें हो, डाइवर्सिटी इतना छोटा होगा कि इसमें जो है ना क्या हो, इनफ फॉर एवरीवन टू हैव चांस टू टॉक। इतना छोटा होगा कि इसमें जो है ना हर एक को ये मौका मिले कि वो जो है ना वो बात कर सके। मीन कि इतना लार्ज ग्रुप भी आप सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें जो है ना इंट्रोडक्शन के वक्त तो लोगों को फिर मौका नहीं मिल रहा हो बातें करने का। तो इतना छोटा होगा कि हर किसी को जो है ना उनमें बातें करने का मौका हो, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे। अब वो इसको इतना लंबा, इतना बड़ा ग्रुप बनाएंगे कि इसमें जो है ना हर किस्म की ओपिनियन वाले लोग जो है ना इसमें शामिल होंगे। ओके, तो मीन कि ना बहुत ज़्यादा छोटा और ना बहुत ज़्यादा लार्ज जो है ना वो करेंगे। इतना छोटा होगा कि हर कोई बात करने का मौका उनको मिल जाए, इतना बड़ा होगा कि इसमें जो है ना हर ओपिनियन वाले बंदे जो है ना शामिल हो।
Documents review, a qualitative research project may require review of documents such as कोर्स सिलेबस। आप एट द एंड में जो है ना फिर आप डेटा गैदरिंग जो है ना आप कोर्स सिलेबस से कर सकते हो, फैकल्टी जर्नल से या मीटिंग मिनट से या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से या न्यूज़पेपर, इन चीज़ों से भी आप जो है ना क्या कर सकते हो, आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब हमारे पास आते हैं सबसे पहले इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, इंटरव्यू में हमने जो पढ़ा तीन किस्म की स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और जो तीसरा किस्म था स्ट्रक्चर। इंटरव्यू में क्या होता है, सेम क्वेश्चन इन सेम वे, लिमिटेड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब इसमें जो है स्ट्रक्चर इंटरव्यू में आपने पहले से जो है ना क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं और वो लिख के रटे हुए क्वेश्चन जो है ना आप पूछते हो, आप उनसे जो है ना न आगे जाते हो न जो है ना आप पीछे, न कोई आप उसमें ऐड कर सकते हो न उसमें आप कोई चीज जो है ना वो रिमूव कर सकते हो। ओके, सेट क्वेश्चन सेट ऑर्डर, इसमें जो है ना क्वेश्चन भी सेट की हुई होता है और ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन भी, पहले ये क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन। वर्डिंग एग्जैक्टली एज रिटन, वर्डिंग भी आप ऐसे करते हो, वो अल्फाज जो क्वेश्चन जिन अल्फाज में हम बयान करते हो तो वही अल्फाज आप बयान करोगे जो आपने लिखी है। नो एडजस्टमेंट फॉर लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल के लिए आप अपनी स्किल्स वगैरह जो है ना अपनी लैंग्वेज स्किल इसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकती। एक्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, सिर्फ आप किसी अल्फाज का कोई जहाँ पे जो है ना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो वो आप लैंग्वेज स्केल के थ्रू अपनी थ्रू जो है ना वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। नो एडिशनल क्वेश्चन, और इसमें जो है ना किसी किस्म का एडिशनल क्वेश्चन जो है ना वो नहीं होगा, मीन कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें जो है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये ओपन एंडेड मुकम्मल तौर पे जो है ना आप पार्टिसिपेंट को अलाउ नहीं करते, या मुकम्मल तौर पे जो है ना आप अपनी क्वेश्चन जो है ना वो अपनी तरफ से नहीं करते। ओके, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू बोथ रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट टू डिस्कस सर्टेन टॉपिक्स इन मोर डिटेल। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करना है तो फिर जो है ना हम सेमी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू और फोकस इंटरव्यू भी इसको हम कहते हैं। एडिशनल क्वेश्चन समटाइम्स अलाउड, अब इसमें जो है ना अपनी तरफ से कुछ कुछ क्वेश्चन आप ऐड करते हो, ऑर्डर को जो है ना थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। सीट ऑफ क्वेश्चन में चेंज बेस्ड ऑन अर्लियर इंटरव्यू, पहले जो इंटरव्यू आपने किया था तो उसके मुताबिक आप नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन को थोड़ी सी उसके साथ अडाप्ट कर सकते हो। सम न्यू आइटम, सम आइटम ड्रॉप, कुछ आइटम जो है ना आप ऐड करते हो कुछ ड्रॉप करते हो। आप पिछले वाले इंटरव्यूअर को इंटरव्यूवी को देखते हो कि मैंने जो पिछले इंटरव्यू किया तो उसी के मुताबिक अपने न्यू इंटरव्यू को आप थोड़ा सा जो है ना क्या करते हो अडाप्ट करते हो। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू और इन डेप्थ इंटरव्यू, अब इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में आप चले जाते हो, इसमें जो है ना कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता। डिस्कस लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स, इधर जो है ना टॉपिक्स बहुत लिमिटेड होंगी, मी इनकी इधर जो है ना आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन डेप्थ में जाते हो तो इधर टॉपिक भी आपके लिए कम होनी चाहिए। प्रेस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू इज प्रीवियस रिस्पॉन्स, अब वो इधर जो है ना आप न्यू क्वेश्चन जो बनाते हो, न्यू क्वेश्चन जो है ना उनको आप क्या करते हो, प्रेस करते हो। ओके, उनको आप जो है ना सिंपल मीन कि आप न्यू क्वेश्चन जो है ना वो उसके मुताबिक आप बनाते हो जो इंटरव्यू के रिस्पांस होते हैं, तो उसके रिस्पांस के साथ जो है ना आप न्यू क्वेश्चन अडॉप्ट करते हो। नो सिट वर्डिंग और ऑर्डरिंग, अब पहले से जो है ना कोई ऑर्डरिंग भी नहीं होता कि पहले ये क्वेश्चन है फिर ये क्वेश्चन है, नो उसकी वर्डिंग होता है। इंटरव्यूअर कैन आंसर क्वेश्चन विदाउट स्क्रिप्टेड प्रॉम्प्ट्स डिफिनीशन, अब यहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है ना वो कुछ क्वेश्चन के जवाब भी दे सकते हैं, अगर उन्होंने इंटरव्यूवी ने सही आंसर नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से जो है ना जवाब दे सकते हैं, और वो जो है ना वो कोई स्क्रिप्टेड आंसर नहीं होगा, मीन कि पहले से लिखा हुआ आंसर डिफिनीशन नहीं होगा। एडजस्टिंग टू लैंग्वेज स्किल, इसमें जो है ना लैंग्वेज स्किल एडजस्ट हो सकते हैं। एडिशनल क्वेश्चन इफ नीडेड, एडिशनल क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। सम अब क्वेश्चन टॉपिक विल चेंज बेस्ड ऑन अर्लियर इंटरव्यू, सम न्यू टॉपिक, सम आइटम्स ऐड, तो टॉपिक आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ओके, फोकस ग्रुप में कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ पीपल रादर देन सीरीज ऑफ इंडिविजुअल, आप इधर जो है ना सीरीज ऑफ इंडिविजुअल जैसे कि इंटरव्यू वगैरह उसमें नहीं, आप जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल सेलेक्ट करते हो। अब इसका मेन यूज क्या होता है कि जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, टाइम लिमिटेड होता है, तो फिर आप ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वो इकट्ठा करके और उनसे जो है ना कॉमन अब क्वेश्चन पूछे। इट इज डिजायरेबल टू कलेक्ट द व्यूज ऑफ सेवरल पीपल विद इन पॉपुलेशन सब ग्रुप, अब ये क्या होता है कि आप सेवरल लोगों की जो है ना क्या व्यूज जो है ना आप एक पॉपुलेशन की सब ग्रुप से आप लेना चाहते हो, तो ये उस वक्त जो है ना ये फोकस
ग्रुप डिस्कशन जो है ना ये कारआमद आते हैं कि आप एक पॉपुलेशन की सब ग्रुप को जो है ना उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू आप लेने चाहते हो। ओके, ग्रुप इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट हैज द पोटेंशियल फॉर ग्रेटर इंसाइट्स टू बी डेवलप्ड। अब इधर जो है ना ग्रुप इंटरेक्शन से ग्रेटर इंसाइट डेवलप होता है। वो ग्रेटर इंसाइट किस तरह डेवलप होता है कि एक बंदे जो है एक बात की तो दूसरा जो है ना उसकी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, तीसरा जो है ना उसकी अगर उन्होंने गलत बात की हो तो वो जो है ना वो क्या करते हैं उनको टोकते कि या नहीं इस तरह नहीं है। तो इसी वजह से इन डेप्थ इंसाइट आ जाता है। लेकिन जो इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल में फिर ये नहीं होता कि इस बंदे ने जो आपको बताया तो वही आप बिलीव करेंगे। ओके, अच्छा फिर ये ना इसके बाद है करेक्टरिस्टिक ऑफ फोकस ग्रुप क्या होते हैं कि ग्रुप साइज जो है 6 to 10 पीपल होंगी। सेवरल ग्रुप शुड बी रन इन एनी रिसर्च इट वुड बी रॉन्ग टू रिलाई ऑन द व्यूज ऑफ जस्ट वन ग्रुप। अब आपने जो है सिर्फ एक ग्रुप को सेलेक्ट नहीं करना होता है, आपने जो है ना मल्टीपल ग्रुप्स के लेने होते हैं अपनी रिसर्च में, क्योंकि हो सकता है एक ग्रुप जो है ना आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी। मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप शुड हैव समथिंग इन कॉमन। अब जो ग्रुप आप सेलेक्ट करते हैं ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कॉमन जरूर होंगे, या तो सेम एज के लोग होंगे या सेम रेस के लोग होंगे या सेम करेक्टर के लोग होंगे, कुछ चीज़ें उनमें कॉमन होंगी जो एक ग्रुप आप बनाते हो। मैं यूज प्री पाम ग्रुप। अब इधर इसे तो कर सकते हो तो जो प्री पाम ग्रुप होता है तो वो आप यूज कर सकते हो पहले से बनाए हुए ग्रुप से। ऐसा नहीं कि हर मरतबा जो है ना आपने न्यू ग्रुप बनाने होते। प्री पाम ग्रुप भी आप यूज कर सकते हो। डेटा कलेक्शन एनालिसिस टाइम कंज्यूमिंग रिक्वायरिंग सेटिंग स्किल। अब इधर जो डेटा कलेक्शन एनालिसिस आप करते हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। हर किसी से जो है ना आपने ओपिनियन लेने होते हैं, उस ओपिनियन पे फिर आपने अपना पैसा देना होता है। तो इसके लिए स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्किल में क्या आता है कि आप फैसिलिटेट करो ग्रुप को, मॉडरेट करो ग्रुप को। मॉडरेशन का मतलब ये कि वो जो है ना ऐसा ना हो कि ग्रुप जो है ना वो आप एक टॉपिक है और इसमें बहुत इन डेप्थ चले जाते हैं या किसी और तरफ चले जाते हैं और आप जो है ना वैसे ही ऊपर बैठे हो, तो आप ग्रुप को मॉडरेट करेंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे। लिसनिंग मेन स्किल्स होता है कि लिसनिंग आप दूसरे की बातों को सुनेंगे, फिर उनका ऑब्जर्व करेंगे, उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं उनका आप एनालाइज करेंगे। ओके, ये सब ये फोकस ग्रुप है। इधर आप देखें ये जो है ना ये क्या है, ये मॉडरेट एंड मिमिक नेचुरल एक्सचेंज। ये जो है ना क्वेश्चन को मॉडरेट करते हैं, नेचुरल एक्सचेंज को इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं कि और ये जो है ना पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट इक्वली, ये सब इक्वली और पार्टिसिपेंट कंपार्टेबल इंटरेक्ट ओपनली, और ये जो है ना कंपार्टेबल भी फील कर रहा है। तो इसी वक्त जो है ना आपका फोकस ग्रुप वो क्या होगा, वो सक्सेसफुल होगा। ओके, अच्छा फिर ऑब्जर्वेशन आते हैं। माइट बी ओनली मेथड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कुछ कंडीशन होते हैं जहाँ पे आपने फोकस ग्रुप भी नहीं ले सकती, इंटरव्यू भी नहीं ले सकती, तो ऑब्जर्वेशन जो है ना फिर सिर्फ एक वाहिद रास्ता बच जाता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल और फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, दोनों आप करते हो, लोगों को भी ऑब्जर्व करते हो और साथ में एनवायरनमेंट को भी। ऑब्जर्वेशन कैन आल्सो सर्व फॉर वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू अदर मेथड। अब ये ऑब्जर्वेशन का एक और फायदा भी है कि आपने इंटरव्यू के थ्रू आपने जो है ना किया कि आपने इंटरव्यू के थ्रू डेटा कलेक्ट किया। अब उस डेटा को आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप उधर जाके उन लोगों की वो जो होते हैं ना प्रैक्टिकल काम होते हैं तो उनको आप ऑब्जर्व करते हो, तो ऑब्जर्वेशन फॉर वेरिफिकेशन भी आता है काम। ओके, ये देखिए ऑब्जर्वेशन है, इसमें जो है ना दो किस्म के होते हैं ऑब्जर्वेशन। एक होते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब ये कि रिसर्चर जो है ना वो खुद हिस्सा नहीं बन जाता, नॉन पार्टिसिपेंट। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये होता है कि उसमें जो है ना रिसर्चर खुद हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि इधर आप देखें कि ये जो है क्या पार्टिसिपेंट है, रिसर्चर जो है ना जहाँ पे रिसर्च करता है तो खुद उसमें जो है ना ऑब्जर्वेशन के वक्त खुद उस सोसाइटी में होता है। लेकिन इधर जो है ना ये रिसर्चर क्या है, बाहर है और अंदर जो है ना लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अच्छा फील्ड वर्क डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज बिहेवियर एक्शन कंजर्वेशन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी प्रोसेस आर एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ये होता है कि आप फील्ड वर्क डिस्क्रिप्शन करते हो। ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है ना जो आपने जो है ना लोगों की एक्टिविटीज फील्ड वर्क में देखी, काम करने की जगह में ऑब्जर्व किया आपने पर्सनली, उनके बिहेवियर को, उनके एक्शन कन्वर्सेशन इंटरपर्सनल एक्सप्रेशन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटी प्रोसेस जो कुछ भी है, आपने जो है ना उनको उधर फील्ड वर्क में जो है ना फील्ड में आपने उनको देखा और उनकी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, ये सारी की सारी इस इन एक्टिविटीज सब कुछ ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है, इनको आपने जो है ना ऑब्जर्व किया और उनको जो है ना आपने डिस्क्राइब किया, तो ये फील्ड वर्क डिस्क्रिप्शन होता है। डेटा कंसिस्ट ऑफ फील्ड नोट्स रिच डिटेल। अब फील्ड नोट्स जो है ना क्या होते हैं, फील्ड नोट्स मीन कि जहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन की, किस फील्ड में आपने ऑब्जर्वेशन की, उनका जो नोट्स आपने बना लिया,
तो उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत होते हैं कि उन सिचुएशन को आप बयान करते हो। सबसे पहले रिच डिटेल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द कंटेक्स्ट विद इन विच द ऑब्जर्वर वर मेड। तो आप जो है ना, और क्या करते हैं फील्ड नोट में जो डिस्क्रिप्शन आप देते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपने जो है ना उस कंटेक्स्ट को एक्सप्लेन करना होता है जहाँ पे जो है ना आपने ऑब्जर्वेशन ली है, तो उन कंटेक्स्ट, उस सिचुएशन, उस एनवायरनमेंट को आप एक्सप्लेन करते हो। ओके, ये किस चीज़ में, ये ऑब्जर्वेशन में। अब ऑब्जर्वेशन में जो है ना फोटोग्राफी भी आता है कि आप थ्रू फोटोग्राफ जो है ना आप सारा इवेंट जो है ना वो कैप्चर करते हो। डॉक्यूमेंटेशन भी आता है कि डॉक्यूमेंट करते हो आप, राइट, हर एक चीज़ को जो है ना आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट करते हो। पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन है, एनुअल रिपोर्ट है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, कोड ऑफ कंडक्ट है, नोटिस बोर्ड है, तो ये सब कुछ जो है ना ये क्या होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन मीन वाइड रेंज ऑफ रिटन मटेरियल। जो रिटन मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट रिव्यू, दिस मेथड मेक यूज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अब डॉक्यूमेंटेशन होता था कि आपने जो है ना जो चीज़ों को आपने देखा, ऑब्जर्व किया, उसको आपने डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंट रिव्यू, जो पहले एग्जिस्टिंग मटेरियल है उनको आप क्या करते हो, रिव्यू करते हो। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलायबल डॉक्यूमेंट्स एंड सिमिलर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एज ए डेटा सोर्सेज। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स पहले से हुए होते हैं, या कोई और सोर्सेज की आर्टिकल है, बुक वगैरह है, तो वो सब कुछ जो है ना आप क्या करते हो, वो आप रिव्यू करते हो। दिस डेटा कैन यूज ए न्यू रिसर्च दिस सिमिलर टू गोइंग टू अ लाइब्रेरी। ये न्यू रिसर्च के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, जैसे कि आप लाइब्रेरी में जाके सब कुछ जो है ना देखते हो, तो ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होता है। दियर एज वन कैन गो ओवर बुक्स एंड अदर रेफरेंस मटेरियल टू कलेक्ट रिलेवेंट डेटा दैट कैन लाइकली बी यूज इन रिसर्च। अब इसमें जो है ना आप क्या करते हो कि आप जो है ना रेफरेंस मटेरियल को, अदर बुक्स को देखते हो, आप जो है ना आर्टिकल देखते हो, कोई और रेफरेंस मटेरियल है, और उनसे जो है ना जो डेटा आपको चाहिए होता है, जो रेलेवेंट डेटा होता है, उन रेलेवेंट डेटा को आप क्या करते हो, वो आप कलेक्ट करते हो, और वो जो है ना आप अपनी रिसर्च में क्या करते हो, वो आप यूज़ करते हो। ओके, तो ये क्या होता है, ये होता है डॉक्यूमेंट रिव्यू। अच्छा, इसके बाद फिर जो है ना वो आता है, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हो गया। डॉक्यूमेंट्स रिव्यू के बाद जो है ना फिर आता है कि फिर इसके बाद जो फाइनल स्लाइड है, आई थिंक सो, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू में बेसिकली ये जो है ना ये स्टेप्स होते हैं आपकी, जो वो है। अब ये जो है सैम्पलिंग टेक्निक्स है और क्वालिटेटिव रिसर्च है। सैम्पलिंग टेक्निक्स और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, ये सैम्पलिंग टेक्निक्स विद इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ये हम किस तरह करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।